अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीनियर अलजबरा के ऊपर और इसको कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर से। स्टूडेंट्स, आज आपके जहन में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जिनके आंसर आप लोग ढूंढने के लिए इस वेबसाइट पे तशरीफ़ लाए हैं या इस चैनल पे आए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है हमारे पास है, जैसे कि हम आज देखना चाहते हैं कि कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंस क्या है, बैक सॉल्विंग जो है हम इसको आपके जहन में क्वेश्चन होना चाहिए कि बैक सॉल्विंग अगर नहीं पता आपको तो इसको हम थोड़ा सा है। और ये देखें, ये गाज एलिमिनेशन चूँकि पिछले लेक्चर में इसको मिस किया था, गाज जॉर्डन है, इसके बाद एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे और ज़्यादा डीपली या विद जो होती हैं लंबे से क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके मैं साथ इसलिए नहीं चल रहा होता क्योंकि आप लोगों को यहाँ इसी चैनल से चूँकि जो बुक के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो वहाँ से लाइव वहाँ से मिल भी जाएंगे, और यानी कि जो कि बुक रीडिंग वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसमें आप पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात है, अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं जी, कंसिस्टेंस क्या होता है। आपके जहन में सवाल है कि कंसिस्टेंस का स्टूडेंट बस आपके जहन में ये आंसर होना चाहिए यार कि कंसिस्टेंस मीन कि हम कोई चीज़ जो है ना तरतीब में हो रही है, कंसिस्टेंस हो कंटिन्यूसली जो है ना वो जारी है, तो वो कंसिस्टेंट है। अब हम यहाँ पे यही बात करते हैं कि अभी हमने कंसिस्टेंस को समझने के लिए आपको पता है कि जब सवाल को हल करते हैं या तो उसका नो सोल्यूशन होता है या उसका यूनिक सोल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन को हल करने से यानी किसी इस तरह का कोई सवाल हम हल करते हैं तो उसके जो आंसर निकलते हैं वो अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंस है। जो ऐसा सवाल जो हल नहीं हो सकता, जिसका आंसर नहीं आता, नो सोल्यूशन होता है, उसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं इनकंसिस्टेंट। होप्स हो के आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के इसको पीछे करके फिर देख लें। ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद स्टूडेंट, ये बैक सॉल्विंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, बैक सॉल्विंग ये होती है कि हम एक मैट्रिक्स लेके तो उसको हम इस गाज एलिमिनेशन मेथड बाद दफ़ा लगा रहे होते हैं, गाज जॉर्डन लगा रहे होते हैं, और ये जो है एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें बैक सॉल्विंग की जाती है। अब बैक सॉल्विंग जो होती है उसको फ़िलहाल आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन फिर भी अगर आपको इसकी समझ ना हो तो आपके जहन में अगर ये रहे तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं इन प्रॉब्लम पे जाऊंगा तो जब मैं वर्ड यूज़ करूंगा बैक सॉल्विंग का तो आप उस वक्त इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैं अभी इसकी बात भी नहीं करता, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करता हूँ जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अब मैं कोई भी आपको इक्वेशंस दी हुई हूँ, अब चूँकि आप लोगों ने दो इक्वेशनें तो नहीं लेनी होती, बार तीन होती हैं, चार हैं, छः हैं, जितनी भी आपको दी गई हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसकी बात करने लगा हूँ। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं कि देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, y के साथ 3 लिखा है। इस y, अच्छा, यहाँ तरतीब का ख़ास ख्याल रखिएगा, उल्टा नहीं लिख देना ये ना वो यहाँ आप 3 लिख दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे भी x के साथ क्या है 7 है और y के साथ 3 है। तो ये जो स्टूडेंट आपने लिखा है इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैंने इसकी बात की है। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है, जैसे इसी को हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखें तो यूँ लिखेंगे स्टूडेंट 2, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 7 इसलिए कि x के साथ है ना, इसलिए पहले लिखा है, और फिर 3, और बाद में उस साइड वाले भी यहाँ लिख दें, और दरमियान में एक इस तरह की आप लाइन लगा लें या डॉट डाल लें या कुछ भी कर लें जो कि आपको बताता है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है जिसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाता है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं जी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। और सो के आप इसको भी समझ गए होंगे। अब है स्टूडेंट्स हमारे बड़े ख़ास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन
टोटल हमारे 2 ही रह गए हैं। एक होता है गाज एलिमिनेशन और गाज जॉर्डन, उन्हीं को हम लोग स्टूडेंट ये अचीलन फॉर्म, रिड्यूस अचीलन फॉर्म, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अब आपको मैं ये समझाता चलूँ कि किस तरीके से सवालों को हल किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। ये जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है अचीलन फॉर्म और ये जो लिखा हुआ है गाज एलिमिनेशन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। गाज एलिमिनेशन भी वही है और अचीलन फॉर्म भी यही है। क्योंकि बुक के ऊपर स्टूडेंट्स के लिखे होते हैं अलग-अलग से टॉपिक, तो वहाँ पे आपको न पता आने की वजह से तो आपको पता हो आइंदा से कि अचीलन फॉर्म में कहा जाए या गाज एलिमिनेशन, तो दोनों के मीनिंग, गॉसियन एलिमिनेशन, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। अभी देखें, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो है, जैसे यहाँ 1 है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट हमें दिया गया है। हमने इसको हल करना है किस मेथड से? गाज एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट गाज एलिमिनेशन मेथड से इसको हल ऐसे किया जाता है कि पहली जो टर्म है उसके नीचे 0 बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं ये आपको अभी मैं नहीं सिखा रहा। इसकी फिगर आपने यूं बना लेनी होती है, यानी कि मैं यहाँ पे ये देखें, इसके नीचे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर इस टर्म के नीचे भी 0 और इस टर्म को ऐसे ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी कि हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को हमने 0 बनाना होता है, फिर इस टर्म को 0 बनाना होता है और इसको 0 बनाना होता है। इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि जब मैं मुख्तलिफ किस्म की थोड़ी सी एग्जांपल लेके वहाँ आगे चलता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। लेट्स सपोज आपको एक बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 1 5 7 3 2 1 5 2 3 1। अब स्टूडेंट आपके पास ये है, तो पहला स्टेप में आप ये करेंगे, इसको 1 ही रहने दें, इसके नीचे सबको 0 बनाएं। फिर इसको आप, अच्छा यहाँ पे एक बात होती है, आप डिफरेंट बुक स्टडी कर रहे होते हैं। अब कुछ बुक के ऊपर ये लिखा होता है जी इन सबको 1 बनाओ, ये भी 1 बनाओ, फिर ये 1 बना के ना नीचे 0 करो, इसको 1 बना के नीचे 0 करो और इसको 1 बना के। तो ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि आप इसको 1 ही बनाएं, और कुछ बुक पे लिखा होता है जी एसेंशियल है आप इसको 1 बनाएं, कुछ कहते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि अगर आप इसको 1 बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी सवाल जो है बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो आप 1 बनाएं या ना बनाएं इससे कोई गर्ज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मैं अब बात करूँ तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर रहे हैं, तो अब हल कर रहे हैं, हल करते करते आपके साथ ये हुआ, ये नीचे जब 0 बना लेते हैं तो इसको स्टूडेंट कहते हैं हम लोग कि ये जब नीचे 0 0 आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये गाज एलिमिनेशन मेथड है, और इसी को हम एचीलन फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट, अगर हमें ये डिमांड की जाए कि आप लोग रिड्यूस एचीलन फॉर्म लें, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है स्टूडेंट, ये और ये एक ही चीज़ें हैं, ये है रिड्यूस एचीलन फॉर्म या गाज जॉर्डन एलिमिनेशन, अगर ये दोनों का एक ही मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे इन चीज़ों को 1 1 बना लें या कोई कांस्टेंट बना लें, लेट्स सपोज मैं यहाँ 1 1 कहता हूँ, यहाँ 1 1 बना लें, तो फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन में इसको भी यहाँ पे, जैसे मैंने बैक सॉल्विंग की बात की थी, इसको भी 0 बनाना होता है, इसको भी 0 और इसको भी 0, यानी कि मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में लाना होता है। किसमें? आइडेंटिटी फॉर्म में लाना होता है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है, यानी कि इसको मेन डायगोनल कहते हैं, डायगोनल के नीचे भी 0 बनाएं, नीचे से ऊपर भी 0 बनाएं, तो अगर दोनों साइडों पे 0 बनाएं तो उसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं रिड्यूस एचीलन फॉर्म। क्या कहते हैं? रिड्यूस एचीलन फॉर्म या गाज जॉर्डन एलिमिनेशन। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट में यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब स्टूडेंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये होता है कि हम ये जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो सारा का सारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही कर रहे होते हैं। मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा,
और नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम जाएंगे आगे और वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लीनियर अलजेब्रा की डिस्कशन होगी, तो उस वक्त हम प्रैक्टिकली तौर पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को भी देखेंगे। ठीक है, यानी हम इस तरह के क्वेश्चन लेके इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं इनसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपके माइंड में क्या हो कि आप दो रो को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, किसी कोई मल्टीप्लाई करके, जैसे आपने R1 - 2 R2 ऐसे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होंगे। ओके स्टूडेंट, मैं इस लेक्चर को समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, तो आपने कहा कि ऐसे इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हों, एक हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हों, उसको हम कंसिस्टेंस कहते हैं। इनकंसिस्टेंस वो होता है जिसका सॉल्यूशन ना निकल सके। बैक सॉल्विंग ये होता है कि हम पहले नीचे सारे ज़ीरो बनाते हैं, जब वो नीचे बन जाते हैं तो फिर ऊपर की तरफ जो बनाते हैं उसको हम बैक सॉल्विंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा जी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो है वो ही रिड्यूस एचिलन फॉर्म भी कहलाती है, और जो गॉस एलिमिनेशन है उसी को हम एचिलन फॉर्म भी कहते हैं। गॉस एलिमिनेशन एचिलन फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन में हम खाली नीचे ज़ीरो बनाते हैं, और रिड्यूस एचिलन फॉर्म और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हम नीचे भी ज़ीरो बनाते हैं और फिर बैक सॉल्विंग से ऊपर भी ज़ीरो बनाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने आपको दिखाया था कि कोई हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होती है तो उससे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें खाली लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं, उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर हम लेफ़्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर कमेंट करें, और इससे आप लोग फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट ये कि आपने ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये ज़िंदगी जो होती है ये अल्लाह ताला की अमानत होती है, और इंसान के पास कोई भी किसी भी तरह का इल्म हो, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स यही होता है कि हमें दूसरों तक उसको पहुंचाना चाहिए। और हमें यही सिखाया गया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो यकीनी बात है कि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद अगर होते हैं तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर किसी क्लास में जाके बैठ के पढ़ते हैं और किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर हम लोग देख के बहुत से लोगों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हम उनके बारे में अगर दुआ नहीं करते तो यकीनी बात है कि ये एक तो उसके साथ भी एक ज़्यादती है, और दूसरे नंबर पे ये है स्टूडेंट्स के चूँकि एज़ अ मुस्लिम मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस्लाम में ये सिखाया गया है कि जो कोई आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है वो आपका टीचर है, और टीचर की कदर करनी चाहिए। और टीचर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, वो टीचर की हैसियत अपनी जगह कायम रहती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं और इसको वीडियोस देखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लिए भी हेल्पफुल रहती हैं, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली रहती ही हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने लिए और मेरे लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफ़िज़।